कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है आपके बोर्ड्स 2026 की। ठीक है ना? तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, किसी भी टॉपिक में किसी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो। मैं उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और हमारा चैप्टर 2 है गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर का कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें करना क्या है। आप सब ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया का क्या स्थिति था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब अंग्रेज छोड़ के हमें जा रहे थे तो हमारा कंट्री स्टैग्नेंट था और बैकवर्ड था। स्टैग्नेंट का मतलब कि काफी लंबे समय से उसमें कोई ग्रोथ ना होना, इसको स्टैग्नेंट कहते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। और बैकवर्ड था। बैकवर्ड किस लिए था? क्योंकि मैक्सिमम वर्क फोर्स जो है वो किस में लदा हुआ था? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, इस वजह से हम बैकवर्ड थे। कोई भी कंट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है वो बैकवर्ड होता है। तो जब अंग्रेज चला गया हम स्टैग्नेंट थे, बैकवर्ड थे। अब जब अंग्रेज चले गए तो हमें अपने कंट्री को स्टैग्नेंट का उल्टा वाइब्रेंट बनाना था, बैकवर्ड का उल्टा डेवलप्ड बनाना था। वाइब्रेंट का मतलब कि कांस्टेंट उसमें ग्रोथ हो, डेवलप्ड मतलब जस्ट बैकवर्ड का उल्टा, यानी डेवलप हर क्षेत्र में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो ऐसे कंट्री बनाने के लिए वो एक दिन की तो बात है नहीं, हमें अच्छे से इसके बारे में प्लान करना है। प्लान दो तरह का करना है, लंबा प्लान करना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स, और शॉर्ट टर्म प्लान्स भी करने हैं। और उससे भी पहले देश को जरूरत था एक इकोनॉमिक सिस्टम का। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या सर? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह का हो सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमी जहां पे सारे रिसोर्सेज, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज है उन सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन होगा? प्राइवेट ओनर्स। गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन बहुत कम होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सारे रिसोर्सेज का मालिकाना सरकार के पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है, यानी रिसोर्सेज को आधे आधे या किसी भी प्रोपोर्शन में बांट लिया जाता है। कुछ हद तक गवर्नमेंट उसके मालिक होते हैं और कुछ हद तक प्राइवेट ओनर्स मालिक होते हैं। तो सवाल हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये था कि हम कौन सी इकोनॉमी को चूज करें। तो नेहरू जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रशिया, जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रहा था, यानी पूरा बागडोर सरकार के हाथों में था। बट उन्होंने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी को। इसलिए चुना क्योंकि इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं चलने वाला है, तो फिर प्राइवेट ओनर्स जो थे उनको नजरअंदाज करना सही नहीं लगा नेहरू जी को। दूसरा बात कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे प्राइवेट ओनर्स को भी आजादी देना जरूरी था। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर बना के कौन सा इकोनॉमी चूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया। ठीक है, अब सवाल है कि हमने इकोनॉमी, पहला जो सवाल हमारे पास था कैसा इकोनॉमी होना चाहिए, वो तो हमने चूज कर लिया। अब सवाल है कि मैंने जैसे कहा आपसे कि हमें वाइब्रेंट इकोनॉमी चाहिए था, हमें डेवलप्ड इकोनॉमी चाहिए था, तो इसके लिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी था। तो हमने एक प्लानिंग कमीशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया 1950 में, जिसके चेयरमैन बने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्लानिंग कमीशन का काम यह था कि प्लान्स क्रिएट करना, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हो। शॉर्ट टर्म प्लान्स को हम नाम देते हैं 5 ईयर प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स को कहते हैं 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग कमीशन हमने बनाया 1950 में, इसके अंदर हमने 12 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। 12 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। कब तक? अप टू 2017। क्लियर है?
बाद में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके हमने रखा नीति आयोग। और नीति आयोग हम कब गठन किए इसका? 1 जनवरी 2015। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चन। सो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। इसको भी याद रखोगे, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो हमें ये समझना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का बेसिक डिफरेंस क्या था। देखो, प्लानिंग कमीशन जो था ना, इसमें मेन जो भूमिका होती थी, मेन जो पार्ट होता था वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं के बराबर करते थे। लेकिन नीति आयोग में हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया, जिसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक अहम रोल दिया कि आपका भी जिम्मेदारी है देश के प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का और प्लानिंग करने का, तो आप भी इसमें सम्मिलित होइए। तो नीति आयोग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि थोड़ा सा जो है ना लोड सेंट्रल गवर्नमेंट से कम कर दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्लानिंग की जिम्मेदारी दी जाए। क्लियर हो गया? तो ये नीति आयोग कब से चालू हुआ? 1 जनवरी 2015 से। अब बच्चों, मैंने कहा आपसे प्लानिंग हमें करना है तो दो तरीके से हम करते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमने तय किया 5 इयर्स का, जिसको पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान कहा गया। और दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जनरली वो लंबे समय तक के लिए होता है और वो समय बताना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी 20-25 साल के लिए वो तय होता है। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और एक है प्लान ऑब्जेक्टिव्स। ये ध्यान से देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। प्लान ऑब्जेक्टिव, दे आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। दूसरा, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स। प्लान ऑब्जेक्टिव्स, दे आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का गोल्स जो है वो जनरल गोल्स होता है, यानी कोई स्पेसिफिक गोल नहीं कि मुझे एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना है, मुझे इंडस्ट्री पे फोकस करना है, मुझे सर्विस सेक्टर पे फोकस करना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। जनरल गोल यानी सारे सेक्टर को लेकर के हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लान ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिक गोल्स होता है। हर 5 साल में हमारी जो प्लानिंग है वो किसी एक खास सेक्टर पे होती है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर अगले 5 साल में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करते हैं, फिर अगले 5 साल में हम सर्विस सेक्टर पे फोकस करते हैं। इस तरह से इसे हम प्लान ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो उम्मीद करता हूं प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव्स ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और वो टॉपिक है लॉन्ग टर्म प्लान्स का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करते हैं, जिसको आपने पढ़ा अभी, जिसे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, इसका एक्चुअल एम क्या है, इसके गोल्स क्या है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स था उसके मेन गोल्स क्या क्या थे। बहुत ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया का सबसे पहला गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि अपने कंट्री के जीडीपी को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहना, या और बेटर तरीके से अगर हम कहें तो पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाते रहना। पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य था इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना, लोगों के इनकम को बढ़ाना। ठीक है, अब लोगों के इनकम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आओ देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य था। कैसे बढ़ा सकते हैं? रिसोर्सेस को इंक्रीज करके, ह्यूमन रिसोर्सेस को इंक्रीज करो, ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर दो।
ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, उनको यूटिलाइज करो बढ़िया से। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, दूसरा जो हमारा गोल था वो था इक्विटी। बच्चों, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी इन व्हाट? इक्वालिटी इन वेल्थ, इक्वालिटी इन इनकम। यानी आज कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, तो ये जो दूरी है अमीर और गरीबों के बीच में, इसको कम करना, ये भी एक लक्ष्य होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। ठीक है, तो इसको हम कैसे, इस दूरी को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं अमीर और गरीब के बीच की दूरियों को। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? पहला है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेजेस। यानी अगर हम विलेजेस की दशा देखें तो कई मनी लेंडर्स है, कई लैंडलॉर्ड्स है जिनके पास अपार जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो अभी भी लैंडलेस है, जिनके पास कोई जमीन नहीं। तो अमीरों से जमीन लो और लैंडलेस लेबर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को जमीन वितरण कर दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे क्या होगा, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था उनसे जमीन ले लिया, थोड़ा सा उनको गरीब बना दिया, और जिनके पास जमीन नहीं था उसको जमीन देके थोड़ा सा अमीर बना दिया, तो गैप जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। यानी ज्यादा इनकम किनका होता है? अमीरों का होता है। तो अमीरों से ज्यादा टैक्स लो और उस पैसे को गरीबों में बांट दो, तो अमीर थोड़े से गरीब हो गए, गरीब थोड़े से अमीर हो गए, तो ये गैप कम हो गया। चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, अर्थात मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। अगर मोनोपोली हम यहाँ पे अराइज कर दे, यानी किसी कैपिटलिस्ट को ये खुला छूट दे दे कि एक प्रोडक्ट है, इसको तुम ही बेचो पूरे देश में, तो वो क्या करेगा? वो मनचाहा प्राइस रखेगा उसका, और जो गरीब लोग हैं उसको खरीद नहीं पाएंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो मोनोपोली किसी हालत में ना आए, इसको सरकार हमेशा नजर में रखती है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। एक और चीज है इसमें, अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना, मैंने अभी समझाया ना, गरीबों को थोड़ा सा ऊपर करो, अमीरों को थोड़ा नीचे करो, तो गैप कम हो जाएगा। तो ये इक्विटी के अंदर ये आपको दो चीज दिमाग में रखना है। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में दो चीज आपको समझना है। एक है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नया नया तकनीक लाना प्रोडक्शन के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा कि नंबर 2 में जो इसमें आता है वो है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड बेसिकली विथ वुमेन। ठीक है, वुमेन यानी महिलाओं से रिलेटेड है। आप जरा सोचो कि भारतवर्ष में लगभग 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन उसमें से कितने महिलाएं आके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत कम। तो हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए कि किस तरह से हम वीमेन एम्पावरमेंट में काम करें और वीमेन को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें कि आप काम करो और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो। और दूसरा, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में आप ये एग्जांपल दे सकते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो सरकार ने अपनाया था इन द मिडल ऑफ 1960s, एंड देन ग्रोथ इन आईटी सेक्टर, जो आईटी सेक्टर में हम बूम लाए थे, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो मॉडर्नाइजेशन में। और सबसे अंत में है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में, उसको फुल्ली यूटिलाइज करो। आप सबको पता है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है, और अगर हम उनको फुल्ली यूटिलाइज ना करें तब तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी काम करने के लिए तैयार हो, विलिंग हो, हम ऐसे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सके, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दे। और सबसे अंत में आता है सेल्फ रिलायंस। हमारा 5th नंबर पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है इंपोर्ट को अवॉइड करो। जो गुड्स हम अपने ही देश में बना सकते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में बना सकते हैं, उसको बाहर से आखिर हम क्यों मंगवाए? इससे हम अपने डोमेस्टिक कंट्री के रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे, यहाँ के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे पाएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाएगा। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में चला गया। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा था इक्विटी, तीसरा मॉडर्नाइजेशन, चौथा फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड नंबर 5 इज सेल्फ रिलायंस। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में
अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को करेंगे हम फिनिश।